नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाते हुए झारखंड, बिहार समेत 6 राज्य के गृह सचिव बदल दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला अधिकारियों के पास दोहरे प्रभार होने की वजह से लिया है। आयोग को आशंका थी कि ये सभी अधिकारी दोहरी भूमिका के साथ चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और तटस्थता से समझौता कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। देश के 6 राज्यों जिनमें बिहार, झारखंड, गुजरात के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को हटा दिया गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी हटाए गए हैं और 2 राज्य मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सचिव हटा दिए गए। हालांकि इस बदलाव को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के फैसले पर जेएमएम का कहना है कि इसके पीछे का मकसद सिर्फ झारखंड को परेशान करना है। इस तरह का आदेश के पीछे का कारण समझ से परे है। क्या सिर्फ इसलिए कि झारखंड को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करते रहना है क्योंकि विरोधी दल की सरकार है? तो अगर ये ऐसी सोच है तब तो मुझे लगता है कि चुनाव तक ये इस तरह की खुटचाल चलते रहेंगे। लेकिन आधार या कारण बताना चाहिए चुनाव आयोग को। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग ने ये पहला और बड़ा फैसला लिया। कहा जा रहा है कि बदलाव करने के पीछे की बड़ी वजह एक जगह पर 3 सालों से कार्य कर रहे अधिकारी, साथ ही साथ आयोग का ये भी मानना है कि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार संभाल रहे थे। इसके वजह से चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनसे अपेक्षित आवश्यक निष्पक्षता और तटस्थता, खासकर कानून और व्यवस्था, बल तैनाती से संबंधित मामलों में समझौता हो सकता है। वहीं बीजेपी से सामान्य प्रक्रिया बताते हुए इस पर संतुष्टि जाहिर कर रही है। और झारखंड के गृह सचिव को हटाए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्यों आपत्ति हो रही है? क्योंकि कोई भी ऑफिसर आएगा तो वो नियम और कानून के हिसाब से चलेगा। क्या इनको इसलिए आपत्ति हो रही है कि क्या इनके कुछ चहेते ऑफिसर्स जो है उनको इन्होंने की पोजीशंस पे रखा था? अब आप अरवा राजकमल की बात करें तो ये 2013 में बोकारो डीसी रहते, लंबे समय तक बिना विभाग के, बिना सरकार के, बिना डीओपीटी की अनुमति के ये अमेरिका पढ़ने चले गए थे। उसके बाद डीओपीटी ने कड़ा स्ट्रिक्चर किया था जिसमें उन्होंने खेद भी व्यक्त किया था। उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसके करने के 10 दिन के भीतर उनको राज्य का गृह सचिव भी बना दिया और वो सिर्फ राज्य के गृह सचिव नहीं, 8 महत्वपूर्ण विभागों के प्रभार में है। तो अब इलेक्शन कमीशन को जरूर कुछ लगा हुआ कि दाल में काला है, इसलिए फेयर इलेक्शन कराने के लिए वो जो कदम भी उठाती है हम उसका स्वागत करते हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बदलाव के साथ साफ साफ मैसेज दे दिया कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए बदलाव की शुरुआत कर दी गई है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का महाराष्ट्र के मुंबई में रविवार को अंतिम दिन था। इंडी गठबंधन की हिस्सा जेएमएम की ओर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य मुंबई में आयोजित रैली में शामिल हुए। मुंबई से वापस आने के बाद जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि न्याय मिशन को जन जन तक पहुंचाया गया। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन साथ नहीं है तो ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। इस प्रकार सामने आकर काम किया, आज देश को भी इस काम को करना है। कल्पना जी ने भी कही, जैसे झारखंड नहीं झुका है तो भारत भी नहीं झुकेगा। झारखंड लड़ेगा, भारत लड़ेगा। और हेमंत जी भी साथ में नहीं है तो यह मान सकते हैं कि हम लोगों को बहुत ताकत की जरूरत है। तो बस उसी ताकत के साथ कल मैदान में थे। राज्य की जनता चाहती है, राज्य की जनता चाहती है जानना आप गांडे से या दुमका से? देखिए अभी उसका जवाब मैं दे नहीं सकती, वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन पार्टी कहेगी तो व्हाटएवर द पार्टी से। अभी जो डिसाइड होगा वहाँ से होगा, वैसे ही आगे किया जाएगा। बोले गांडे उपचुनाव के लिए क्या कहेंगे? अभी मेरी तरफ से इसका कोई जवाब नहीं है। धन्यवाद।
वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोडरमा की झुमरी तिलैया में बीजेपी की ओर से अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित कुमार के साथ पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए एनडीए गठबंधन को हताशा की स्थिति में बताया, जिसकी वजह से पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस बार देश की जनता पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए पीएम के 400 पार के नारे को सच कर दिखाई। लोगों के मन में मोदी के प्रति भाव है, प्रेम है और लोग चाहते हैं कि इस बार फिर से बड़े संख्या में बड़े बहुमत के साथ, जैसा मोदी की गारंटी है, मोदी जी ने कहा है कि भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार, तो देश की जनता ने भी माना है मोदी की गारंटी पर। लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से जो माननीय मोदी जी ने कहा है तो ये होगा, 400 के पार एनडीए गठबंधन जाएगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हाई लेवल मीटिंग में 5 राज्य के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें झारखंड के डीजीपी अजय कुमार, एडीजी अभियान, आईजी अभियान सहित पुलिस मुख्यालय के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 राज्यों के पुलिस अधिकारी, डीजी और आईजी रैंक के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। रांची के पुलिस मुख्यालय में इस बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी और संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। आगामी 2024 के लोकसभा के शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव के लिए जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं उनके साथ आज ये बैठक की गई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के तहत जो भी 7 या 8 पॉइंट्स हैं जिसके वजह से जो भी कोई लोकसभा चुनाव है उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक कराया जाएगा, उसमें बिंदुवार और राज्यवार सबके साथ डिस्कशन हुआ, क्या क्या कार्रवाई अब तक की गई है और आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई की जाएगी, उसके बारे में ये डिस्कशन, उसके बारे में ये मीटिंग चली है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पुलिस महकमे और सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो अलर्ट मोड में हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो नशे के सौदागरों के साथ साथ अवैध पैसे और जो हथियार है उन तमाम चीज़ों की तस्करी है उस पर पूरी तरह से लगाम लग सके, इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई। बता दें कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस बैठक में तमाम जो दूसरे राज्यों के वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो वीसी के माध्यम से जुड़े, वहीं पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में भी तमाम वरीय अधिकारी इस बैठक में जुड़े रहे और तमाम चीज़ों की जो लिस्ट है वो साझा की गई, जिसमें न सिर्फ नक्सल गतिविधियों पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सके, तो बल्कि इसके साथ ही जो अवैध तस्करी है उस पर किस तरह से लगाम लगाया जा सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ जो संगठित अपराध के गिरोह हैं उन पर भी पूरी तरह से नकेल कसी जा सके, इसे लेकर जो लिस्ट है वो भी साझा किए गए हैं और उन पर किस तरह से कार्य करना है, उन पर किस तरह से कार्रवाई करना है, इसकी भी पूरी तरह से रणनीतियां बनाई गई हैं। पूरे झारखंड में अगर बात करें तो दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर कुल 117 चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं और उसे फंक्शनल किया गया है। पूरी तरह से ये चेक पोस्ट जो है वो सीसीटीवी सर्विलांस से सुसज्जित रहेंगे। तो कहा जा सकता है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ही नहीं पूरा महकमा जो है सुरक्षा बलों का वो अलर्ट मोड पर है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। वहीं जेपीएससी परीक्षा हर बार की तरह इस बार भी विवादों के घेरे में रही। 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगा। चतरा, जामताड़ा, धनबाद सहित कई जिले से पेपर लीक के आरोप में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा लेने वाली संस्था जेपीएससी पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया गया। हालांकि पेपर लीक के आरोप पर प्रशासन की ओर से इनकार कर दिया गया है और इधर जामताड़ा में वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए गए। बीजेपी ने जहां इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं जेएमएम ने छात्रों की शिकायत की जांच का भरोसा दिया है। वहीं जेपीएससी पेपर लीक मामले को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सुनियोजित बता दिया। आलमगीर आलम ने कहा कि अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। उन्होंने इसे सरकार को बदनाम और कमजोर करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर गलत हुआ तो सरकार जांच के लिए तैयार है। हमको लगता है सुनिए,
कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि नौजवान के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उसके जीवन को लेकर इस तरह का नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई ठोस साबुत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग का बयान तो लंबा चौड़ा दिया गया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह दिग्भ्रमित करके, ठीक है, जेसीसी में गलती हुई है, जिसका एसआईटी का गठन किया गया है, हम भी आज भी बोलते हैं उसको एकदम सही तरीका से जांच होनी चाहिए। दोषी को किसी भी हाल पर छोड़ा नहीं जाए। उसका जो नियमावली हम लोग बनाने के काम किया विधानसभा में, वही नियम के अनुसार उसका भी पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है, लेकिन सरकार, वर्तमान सरकार को दिग्भ्रमित करने को, कमजोर करने के लिए, और कोई हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमको लग रहा है, मैं किसी का आरोप नहीं लगाते हैं, न किसी का, मेरे पास कोई सच है, लेकिन अभी तक जो हमको वहां से जानकारी मिला, ऐसा कोई तथ्य नहीं है बेवजह इस बात को लीक किया गया। वहीं जेपीएससी परीक्षा पेपर लीक पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि ये काफी दुखद और शर्मनाक घटना है। जेपीएससी के छात्रों के साथ राज्य सरकार ने एक बार फिर भद्दा मजाक किया। जिस तरह से राज्य सरकार आनन फानन में जेपीएससी की परीक्षा को आयोजित करने की कोशिश कर रही थी, इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रहा होगा। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। जेपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ फिर एक बार क्रूर और गंदा मजाक इस राज्य सरकार ने किया है। हम लोगों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि जिस तरह से आनन फानन में यह परीक्षा आयोजित करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र निश्चित रूप से छुपा हुआ कोई रहस्य होगा। ये राज्य सरकार कोयला, बालू, गिट्टी को तो चोरी किया ही, उसको तो बेचा ही। इस राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को भी बेचने का काम किया है। लाखों लाख रुपए में जेपीएससी की सीटें निश्चित रूप से बेची गई होंगी, नहीं तो ये नजारा आज हमको देखने को नहीं मिलता। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग की। 17 मार्च को जेपीएससी की परीक्षा हुई थी। पेपर लीक को लेकर बवाल मच गया है। सरकार पर ठीक से परीक्षा आयोजित नहीं कराने का आरोप लगाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। तो मरांडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया है और इसी पत्र पर अब आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या इनका जवाब आता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक दफा भी परीक्षा ठीक से आखिर क्यों नहीं हो पाती है। और आज रांची पुलिस की ओर से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों को समन जारी किया गया था, जिसके तहत गोंदा थाने में ईडी के 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन ईडी के अधिकारी आज थाने नहीं पहुंचे। दरअसल हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई के बाद मामला दर्ज करा लिया गया था, जिसमें उनकी छवि खराब करने का भी आरोप लगाया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रांची के एसटीएससी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं मामले को लेकर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ अब जो रांची पुलिस की कार्रवाई है वो तेज हो चली है। इस मामले को लेकर ईडी के 3 अधिकारियों को आज पूछताछ के लिए रांची के गोंदा थाने में बुलाया गया था। हालांकि ईडी के अधिकारी 41A के नोटिस पर आज गोंदा थाना नहीं पहुंचे हैं। वहीं पूरे मामले में अब बात की जाए तो रांची पुलिस हो सकता है आने वाले दिनों में दूसरा नोटिस जो है वो ईडी के अधिकारियों को जारी कर सकता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस का क्या होता है अगला स्टेप। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद रामगढ़ में प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। डीसी के निर्देश के बाद जिला निर्वाचन टीम के उड़न दस्ता ने एक कार से 29 कार्टन में 348 बोतल विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। NH 33 के कुजू ओपी क्षेत्र के मुरपा मोड़ के पास से कार से इसे जब्त किया गया। इस दौरान कार का ड्राइवर धंधेबाज मौके से फरार हो गया। उड़न दस्ते की कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि होली के दौरान शराब को बिहार भेजने की योजना बनाई गई थी। स्विफ्ट 4 पहिया वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या JH01CT 7247 से कुल 29 पेटी 348 बोतल
261 लीटर विदेशी शराब फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश वनली कुजू ओपी के द्वारा जब्त किया गया है। और अगली खबर धनबाद से आपको बताएं, जहां बीसीसीएल लोधना एरिया में हेवी ब्लास्टिंग के चलते बरारी बाजार में कई घरों में दरारें पड़ गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने महाप्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि डीजीएमएस के नियमों को ताक पर रखकर हेवी ब्लास्टिंग कराई जा रही है और यहां कभी भी किसी तरह की अप्रिय घटना घट सकती है। प्रदर्शन के बाद लोगों ने आउटसोर्सिंग के काम को बंद करवा दिया है। घर गिर गया, ठीक है ना। तो हम लोग का कहना यही बात है कि हम लोग पूरा आबादी जो लगभग 25-30 हज़ार की आबादी हम लोग का है, हम लोग सब एक साथ जाना शिफ्ट करना चाहते हैं। जहाँ कंपनी कराना करवा दें, ठीक है ना। हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम लोग चलाते रहे प्रोजेक्ट और हम लोग को कोई मतलब नहीं। और यहाँ जो नुकसान हो रहा है इस पे क्या नुकसान होगा तो इसके लिए इसको बंद करना ही पड़ेगा उसको। अभी जैसे आज घर गिरा तो घर गिरा, बवाल पब्लिक मूवमेंट हो गया, पूरा घर गिर गया था। ब्लास्टिंग से हम लोग का घर गिर रहा है, घर में दरारें आ रहा है। इसके लिए आप लोग सूचना प्रबंधन को दिए थे कि घर गिर गया है हम लोग का। हम लोग बहुत पहले से इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम लोग का आवाज को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बढ़ते आगे सरायकेला से खबर है, जहां लगातार दूसरे दिन तेंदुआ नजर आ रहा है। गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास ये तेंदुआ दिख गया है। खोसला कंपनी की सड़क पर तेंदुआ नजर आया। तेंदुए के पैर के निशान से आसपास के इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। कल आरएसबी प्लांट के पास भी तेंदुआ नजर आया था, जिसकी जांच की जा रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे तेंदुए के पंजों के निशान नजर आए हैं और इसी को देखते हुए आसपास के इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है कि कैसे उस तेंदुए को निकाला जाए, किस तरफ किस ओर वो तेंदुआ निकला है, इसको लेकर जांच लगातार जारी है। कल की भी बात आपको बता दें, कल भी आरएसबी प्लांट के बाहर तेंदुआ नजर आया था, जिसकी जांच चल ही रही थी। तो दूसरी तस्वीर गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास भी नजर आई, जहां आप तेंदुए को छलांग लगाते हुए देख पा रहे होंगे। आपका भी वीडियो ले लिए हम, ठीक। सरायकेला के आदित्यपुर फंड स्ट्रिप एरिया के आरएसबी ट्रांसमिशन यूनिट के पास तेंदुए के पैर के निशान मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही सरायकेला डीएफओ अपनी टीम के साथ इलाके में पहुंचकर जायजा लिया। नुकीले नाखून के निशान मिलने पर तेंदुए की होने की आशंका जताई जा रही है। उसे पकड़ने के लिए 5 लोगों को बंगाल से बुलाया गया है। टीम मैप और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। स्टेशन गम्हरिया है और सुबह कल जो देखा गया आरएसबी ट्रांसमिशन इंडिया लिमिटेड में आदित्यपुर थाना प्रभारी, गम्हरिया थाना प्रभारी, फॉरेस्ट पदाधिकारी सब लोग आए थे और सुबह से शाम तक लगा रहा, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि तेंदुआ एक जगह नहीं इधर से उधर भटकते रहा। अभी जमुना ऑटो के आसपास जो उसका निशान पाया गया, तो अभी फॉरेस्ट विभाग भी लगा हुआ है। पुना तालाब का अगल बगल में कहीं उसका पांच मिला गया और उसको कोई पकड़ने का कोई रास्ता नहीं बनाया अभी तक। इसको सावधान पकड़ना जरूरी है, बहुत सावधान रहना जरूरी है, सबको ध्यान देना चाहिए इस पर। से जो है तेंदुआ का निकलने का आरएसबी प्लांट में पहला अटैक था और जो है उसके बाद सारे लोग, समाज के लोग और यूनियन के लोग भी आए और साथ साथ आदित्यपुर थाना प्रभारी और गम्हरिया थाना प्रभारी को खासकर ज्यादा धन्यवाद देंगे कि वो सुबह से शाम तक इसमें रिकवरी करने में लगे हुए थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल भी साथ में था। हम लोग 8 बजे रात तक जो है इसमें लगे थे। देखिए, विभाग की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उसको हम लोग सबसे पहले लोकेट कर सके। जो भी संसाधन हमें चाहिए, जो भी टीम चाहिए, उसको ट्रैंकुलाइज करके उसको सेफली रेस्क्यू करने के लिए, अगर चोटिल है तो उसको इलाज करने के लिए वो सारी व्यवस्था हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ जितनी भी कंपनियां हैं सब जगह हमारे स्टाफ जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और कार्यरत है वहाँ उसके वीडियो को भी हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रेस करने के लिए कि वो तेंदुआ कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। और सिमडेगा में एक बार फिर जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों के झुंड ने घर में रखे अनाज को चट कर लिया, साथ ही घर में रखे बर्तनों को भी तोड़ दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल यहां चलती कार में अचानक ही आग लग गई, जिसके बाद कार चालक
देखते ही देखते वहां से बाहर निकला, लेकिन तब तक आग का गोला बढ़ता ही चला गया। कार आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कार में 3 लोग सवार थे जो समय रहते कार से बाहर निकल गए, जिससे तीनों की जान तो बच गई, लेकिन इस बर्निंग कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। बाद में जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि चलती कार में बैटरी से निकली चिंगारी से तेल की टंकी में आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। खबर चाईबासा से है, जहां आनंदपुर में पीएलएफआई उग्रवादी समर्थक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। नक्सलियों से साठगांठ के मामले में वो जेल जा चुका है। पुलिस ने मौके से 3 खोखा जब्त कर लिया है। फिलहाल हत्या किसने की ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस नक्सलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल जारी है। और एक बार फिर राजधानी रांची के मौसम के मिजाज के बारे में आपको जानकारी दी। मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पूर्व क्षेत्र में तेज बारिश और हवा चलने की आशंका जताई है। विभाग ने गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सिंहभूम, लोहरदगा में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। इलाके में अगले 3 दिन तक बारिश, ओलावृष्टि को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और रांची रिम्स में वायरल फीवर के मरीजों की काफी संख्या में बढ़ोतरी अस्पताल में नजर आ रही है। मच्छरों के प्रकोप की वजह से लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं। मौसम में बदलाव के चलते बच्चे, बूढ़े, वयस्क सभी सर्दी जुकाम की चपेट में हैं। रिम्स में हर रोज करीब 150 से 200 लोग आते हैं और इसी तरह वायरल फीवर से वो ग्रसित होकर अस्पताल पहुंचते हैं। हालांकि नगर निगम 8 मॉनिटरिंग की टीम बनाकर हर हफ्ते इलाके में फॉगिंग करवा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।